गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 2 का नेम है ल्हासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग राहुल सांकृत्यायन के जीवनी को देखेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पहले बता दिया गया है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो हुआ था वो सन 1893 में कहाँ हुआ था, तो उनके ननिहाल यानी नानी के यहाँ। गांव का नाम था पंदहा और जिला जो है आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उनका पैतृक गांव कनैला था, यानी उनके पिता जहां रहते थे उस गांव का नाम था कनैला, और ननिहाल के गांव का नाम है पंदहा। उनका मूल नाम केदार पांडे था, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं राहुल सांकृत्यायन, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम था वो था केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई, और उन्होंने जो पढ़ाई की वो काशी में रह करके की, थोड़ा बहुत आगरा में और थोड़ा बहुत लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और 1930 ईस्वी में जो है ये श्रीलंका गए, तो वहाँ जा कर के जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। यानी पहले जो है उनका नाम केदार पांडे था, लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया, तब उनका नाम जो है बदल करके रख दिया गया राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। और वो सिर्फ एक भाषा के जानकार नहीं थे, उनको पाली भाषा भी आता था, प्राकृत भाषा भी आता था, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी और रूसी सहित और भी बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। उन्हें महापंडित कहा जाता था। अब महापंडित हम उन्हें कहेंगे जो बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता हो, साथ ही साथ उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान हो, तब हम उनको महापंडित का उपाधि दे सकते हैं। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। 1893 में उनका जन्म हुआ था और 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो देखा जाए तो इधर 63 और 7 यानी 70 साल जो है वो जीवित रहे। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है उपन्यास लिखा गया, कहानी भी लिखा गया, आत्मकथा यानी कि अपने बारे में जो कहानी लिखा जाता है, यात्रा वृत्त यानी लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं तो उसका वर्णन जो करते हैं, साथ ही जीवनी यानी किसी के जीवन के बारे में लिखना, आलोचना यानी किसी तरह का अगर कोई बुराई हो रहा है, समाज में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके बारे में लिखना, शोध यानी कि कोई खोज किया गया तो उस खोज के बारे में लिखना आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, और बहुत सारे ग्रंथ थे जो दूसरे भाषा में लिखे हुए थे, लेकिन उनका जो है उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, ओल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। और ये सारा नाम हम लोग को याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उनके द्वारा जो है कुछ प्रमुख कृतियां लिखी गई हैं, जिसमें पहला है मेरी जीवन यात्रा, जो कि 6 भाग में है। उसके बाद दर्शन, दिग्दर्शन, उसके बाद है 22वीं सदी, फिर है ओल्गा से गंगा, उसके बाद है भागो नहीं दुनिया को बदलो, उसका दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। और इनको अगर छोड़ दिया जाए तो साहित्य के अलावा जो है दर्शन हो गया, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान और विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। पूरा कंफर्म नहीं बताया जा रहा, लेकिन लगभग में 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है।
यानी उनके जैसा किसी दूसरे का स्थान यहाँ पे नहीं। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। अब घुमक्कड़ी कहने का मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। अब जो इधर उधर घूमते रहते हैं तो घूमने के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, और तरह तरह के लोगों से मुलाकात होता है। तो वो सारा कुछ जो है अपने यात्रा के अनुसार वर्णन करते गए, और मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अब लोग घूमने के लिए जाते हैं तो घूमने के दौरान सबसे पहला तो लोगों का मेन उद्देश्य जो रहता है घूमने का, वो रहता है मनोरंजन करना, इंटरटेनमेंट के लिए लोग जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ज्ञानवर्धन यानी कि ज्ञान को वृद्धि करने के लिए भी जो है कुछ चीज़ें देखने सुनने को मिलती है। अज्ञात स्थलों की जानकारी मिलती है, यानी कहीं जहाँ कहीं ये गए नहीं है कभी, उस जगह का भी जानकारी मिलता है। साथ साथ वहाँ की भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो साथ ही साथ जो है भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अब यहाँ से हम गए कहीं घूमने के लिए तो वहाँ का भाषा अलग है, संस्कृति भी अलग है, तो ये सब भी हम लोग आदान प्रदान करते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब राहुल जी जब घूमने गए तो वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति था, साथ ही साथ उसके अलावा जो वहाँ का जनजीवन था, लोगों का जो जीवन था, उसकी सुंदर झांकी प्रस्तुत की। और झांकी जो है वो हम लोग देखते हैं कि अक्सर रामनवमी के टाइम पे या फिर किसी विद्यालय के द्वारा भी झांकी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बहुत अच्छे से जो है वो उस नाटक को दिखाया जाता है या मूर्ति को बनाया जाता है, तो बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। तो उन्होंने भी जो है अपने साहित्य शैली में जो है वहाँ के लोगों के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में राहुल संकीर्तन जी क्या बताए हैं वो जरा देख लेते हैं। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यानी यहाँ पे हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो यात्रा वृतांत पढ़ने जा रहे हैं, जो उन्होंने यात्रा के दौरान अपने साहित्य में लिखा है, तो कहाँ गए थे वो? प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। तो वहीं पे जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी, यानी 1929 से लेके 1930 के बीच में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, जिस वजह से इनको जो है नेपाल के रास्ते जाना पड़ा था। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। यानी अच्छा खासा जो है इंसान होकर के भी इनको जो है भिखमंगे का भेष जो है धारण करना पड़ा था। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। अब तिब्बत की राजधानी जिसको हम लोग लहासा कहते हैं, ठीक है, तो वो उसी की ओर जा रहे थे, और जाने के दौरान दुर्गम रास्तों यानी कि जहाँ जाना जो है कठिन है, वैसे रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। यानी पढ़ने में मजा आएगा। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती। यानी उस समय तिब्बत में किस तरह के समाज के लोग रहा करते थे, कैसा उनका रहन सहन था, कैसा उसका संस्कृति था, इस बारे में भी जानकारी मिलती। तो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। लहासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। ठीक है, फर्स्ट में वो बता रहे हैं कि नेपाल से अगर हमको तिब्बत जाना है तो तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता यही है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, ठीक है, फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। अब हिंदुस्तान से भी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता था, आदान प्रदान होता था, क्योंकि व्यापारी लोग जो है आते थे जाते थे, तो उस दौरान जितना भी चीज़ होता था तो वो सब तिब्बत के रास्ते ही जाया करता था। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, और ये सिर्फ व्यापार से जुड़ा रास्ता नहीं था, सैनिकों के आने जाने का भी रास्ता था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। अब जहाँ पे फौजी के आने जाने का रास्ता होगा तो वहाँ पे जो है छोटे छोटे फौजी चौकियां यानी उनके रुकने का स्थान और किले छोटे छोटे बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। ठीक है, चीनी पलटन यानी कि चीनी के जो सैनिक वगैरह रहते थे वो रहा करते थे।
आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं क्योंकि उधर से आना जाना जो है बंद हो चुका है और फौजी वहाँ पे रहते भी नहीं है, इसलिए बहुत सारा मकान जो है गिर चुका है। अब जिस घर में लोग नहीं रहेंगे वो घर जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। दुर्ग का मतलब होता है किला, तो किले के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया यानी अपना डेरा बना लिया, रहने लगे वहाँ पे, तो वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद होने का मतलब हो गया कि कुछ घर जो है अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, चहल पहल है वहाँ पे। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था और वहाँ पे भी एक और परित्यक्त चीनी किला था दूसरा। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, ठीक है। राहुल सांकृत्य जो थे अपने यात्रा के दौरान वहाँ पे चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। अब अगर तिब्बत का यात्रा अगर करते हैं तो उस समय जो यात्री होते हैं उनके लिए बहुत सारी परेशानियां भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। अब जहाँ परेशानी होता है वहाँ पे उसका समाधान भी होता है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं। अब तिब्बत में अगर कभी घूमने जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ जात पात जो है ही नहीं, छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं है। और ना औरतें पर्दा ही करती, घूंघट करके जो औरतें रहती हैं कहीं कहीं पे, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। कोई भी औरत किसी से पर्दा नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। अब बहुत निम्न श्रेणी के यानी जो देखने से ही जो लगता है कि चोर वगैरह होगा, भीख मांग रहा है लेकिन शकल से लग रहा है कि चोर है, तो वैसे भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। अगर वैसा कोई हुलिया नहीं बना हुआ है जिसको देख करके लोग चोरी का डर बनाए, तो आप बिल्कुल जो है घर के भीतर तक जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। यहाँ तो लोग जो है वो अगर अच्छा खासा इंसान भी रहेगा तो उसको भी घर के भीतर ले जाने से पहले सोचता है, क्योंकि भले वो ऊपर कपड़े से बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से कौन जानता है कि वो चोरी करने आया है या फिर तुमसे मुलाकात करने आया। लेकिन यहाँ तिब्बत में वैसा नहीं था। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो यानी कोई जान पहचान नहीं हो, बिल्कुल अनजान हो, बिल्कुल अनजान हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, ठीक है। चाय यहाँ पे जो है वो चाय पत्ती को कहा गया है। तो अगर आपको चाय पीने का शौक है तो वहाँ पे कोई भी अपरिचित व्यक्ति को भी जो है जा करके उसकी घर की बहू हो चाहे उसकी सासू हो, अपनी झोली में से चाय पत्ती निकाल के दे दे तो वह आपके लिए उसे पका देगी यानी चाय बना देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। और अगर चाय पीने का ज़्यादा शौक है तो मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय क्या करेंगे तो चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, टोटीदार का मतलब होता है जो कप के जैसा दिखता है, कप के जैसा जो दिखता है उसमें रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, ठीक है। अब जो देखते हैं हम लोग कि होटल वगैरह में जाते हैं तो चाय पीने के लिए जो है बैठक जो रहता है यानी कि जो कुर्सी टेबल लगा रहता है, तो चूल्हे के पास अगर है तो ठीक है। और अगर चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। तो चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। अब चाय का रंग जब तैयार हो जाता है तो फिर नमक और मक्खन डालना है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी कि उस रास्ते पे चलने के लिए जो हमें टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, वो एक आदमी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। दोनों चीटे का मतलब होता है एनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंग पोन यानी मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी लम्इक राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे एक लिखा हुआ नोट मिला था और उसी नोट को जो उसे देना था। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और यहाँ जो सुमति है, ठीक है, यानी राहुल सांकृत्य यानी कि जो मित्र हैं,
तो उनके जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी, क्योंकि ये जो है यात्रा जो कर रहे थे वो भिखमंगे के वेश में कर रहे थे, तो भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, क्योंकि भिखमंगों को जो है वो कोई ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको रहने के लिए जो अच्छा खासा जगह मिल गया। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। अब 5 साल बाद फिर इसी रास्ते से लौटे थे और उस टाइम ये भिखमंगे नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में, यानी कि बहुत अच्छे कपड़े वगैरह पहने हुए थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। अब लोग जो है वो समय समय पे बदलते रहता है, उसका सोच जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है। तो यहाँ पे भी जो है 5 साल के बाद वो जब गए थे तो काफ़ी कुछ बदल चुका था। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। और छंग का मतलब होता है, ठीक है, छंग का मतलब होता है एक प्रकार की शराब, जैसे विस्की होता है, रम होता है, उसी तरह से यहाँ भी एक शराब का नाम है छंग, और जिसको पीने के बाद लोग होश हवास में बहुत कम रहते थे। अब हमें सबसे विकट डांड़ा थोंगला पार करना था। डांड़ा का मतलब होता है ऊंची जमीन, और वो थोंगला था जिसको पार करना था। तो डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, और अगर तिब्बत कभी घूमने गए हैं तो डांड़ा जो है वो सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। ठीक है, कितना फीट ऊंचा होता है? 16 से 17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ जो है मीलों तक, यानी दूर दूर तक जो है कोई गांव गिराव कहने का मतलब हो गया जैसे हम लोग सीढ़ी वगैरह चढ़ते हैं तो रेलिंग होता है। ठीक है, सीढ़ी चढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है? रेलिंग होता है, दोनों तरफ से पकड़ने का कोई सहारा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई सहारा नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। अब नदी का जो है ऐसा मोड़ है और पहाड़ का ऐसा कोना है जिसके कारण हम आदमी को दूर तक देख भी नहीं सकते हैं। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि सब सुनसान है। सुनसान जगहों पर जो है चोरी, लूट, डकैती ये सब ज़्यादा होता है, तो डाकू लोग को भी जो है अच्छा खासा मौका मिल जाता था इस जगह पे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती। अब तिब्बत के गांव में आकर अगर जो है खून हो जाए तो खूनी को सज़ा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब निर्जन कहने का मतलब ये सुनसान, जहाँ कोई आ जा रहा है ही नहीं, तो गवाही कौन देगा? तो इस जगह पे अगर किसी को मार भी दिया जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। अब उस जगह पे कौन रहेगा गवाह? डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। यानी अभी के देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग डकैती कर रहा है तो चाकू को दिखा करके जो है पहले सब कुछ ले लेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वो पहले मार देगा उसको और मारने के बाद उसमें देखता है कि पैसा उसा है या नहीं है। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, और यहाँ पे हथियार का कोई कानून नहीं था। अभी जैसे हम लोग कोई बिजनेस भी करते हैं तो उसके लिए हम लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है, बाइक चला रहे हैं उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है हथियार का कोई लाइसेंस ही नहीं था, और जिसके वजह से लोग लाठी की तरह, जैसे लोग घर में लाठी को कैसे रखता है, क्योंकि लाठी का कोई लाइसेंस नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता है, तो उसी तरह से पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अब कोई डाकू जो है धिरा करके छोड़ दिया, यानी धमकी दे करके उसको छोड़ दिया, बाद में जो है पता चला कि उसको खुद अपना जान का जो है डर लगा रहेगा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। अब इनको मालूम हुआ कि पिछला साल ही जो है यहाँ पे खून हुआ था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। अब भिखमंगे से क्या लूटेगा वो, जान रहा है कि पहले से भीख मांग रहा है। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, अब वहां पे देख लेते कि कोई डाकू वगैरह दिख रहा है
तो क्या करते हैं वहां पे, टोपी उतार, जैसे भिखमंगा लोग भीख मांगता है, टोपी उतार लिए, जीभ निकाल कुची कुची, यानी दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते हैं। जैसे भिखमंगा मांगता है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो इसी तरह से जो है वो ऐसा मतलब वेश धारण कर लेते थे, भले वो हट्टे कट्टे थे, अच्छा खासा जो है चल फिर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो अपना वेश ऐसा धारण कर लेते थे कि एक विकलांग के जैसा, हाथ सही नहीं है, पैर सही नहीं है, अजीब निकाल करके बाबा बाबा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, अब पहाड़ पे जब हम लोग चढ़ते हैं तो हम लोग को सीधा ही चढ़ना पड़ता है, और पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते हैं, क्योंकि पीठ पर सामान लाद करके चलेंगे तो झुक जाएंगे, और झुकेंगे तो फिर दिक्कत होगा चढ़ाई करने में। और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था, 1 मील के बराबर लगभग 3 किलोमीटर होता है, तो 16 से 17 यानी 17 या 51 किलोमीटर जो है और चलना था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। अब लंकोर जाना था तो वहां से जो कह रहे हैं कि वो 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। अब उससे पहले जो एक जगह चाय पी लिए, उसके बाद जो है कुछ देर के बाद वो दोपहर तक ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। समुद्र तल का मतलब हो गया समुद्र का जो पानी होता है, तो उस लेवल से जो है वो 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, और हमारा दक्षिण दिशा जो था वहां से पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत यानी सफेद शिखर यानी चोटी चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटा का मतलब होता है टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, जो कि बचपन में जो है बच्चा लोग बहुत बनाता है, बालू वगैरह से जो है शिवलिंग बना दिया, छोटा छोटा जो है पहाड़ बना देता है, तो उसी तरह से जो है टीला होता है। तो भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी कि लग रहा था जैसे इसके ऊपर किसी तरह का बर्फ वगैरह या फिर कोई जड़ी बूटी वनस्पति पेड़ पौधे वगैरह नहीं है। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली, यानी चपड़गंजू टकलू। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी, और उत्तर की तरफ अगर हम लोग देख रहे थे तो बहुत कम जो है बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था, यानी पहाड़ों पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि देवता का स्थान होता है। क्यों होता है? तो कारण है कि ऊंचे जगहों पर लोग जाकर के जब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उन्हें कोई परेशान करने के लिए नहीं आता है, एकदम शांत माहौल मिलता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं पारसनाथ, तो पारसनाथ में भी जो है सबसे ऊपर का मंदिर में जो है वो बौद्ध धर्म का जो अनुयायी थे वो अपना तपस्या वगैरह करते थे। और भी अगर जगह पे हम लोग देखते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो है मंदिर बना हुआ है, वैष्णो देवी वगैरह सब क्या है पहाड़ों पर है। जो पत्थरों के ढेर जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था, और यहाँ पे जो देवता का स्थान था वो था पत्थरों का ढेर, यानी चारों तरफ पत्थर से ढेर लगा हुआ है, जानवर का सींग है और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब बराबर उतराई का मतलब होता है कि सड़क जो था वो प्लेन था, समतल था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अब जैसे पहाड़ों पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, मेहनत लगता है, लेकिन जब उतरने का बारी आता है तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने पैर पे जो है ब्रेक ना लगाएं तो सीधा मुंह के बल गिर जाएंगे। तो वैसा ही यहाँ पे था कि उतराई तो बिल्कुल जो है मुश्किल नहीं था, चढ़ाई थोड़ा मुश्किल था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। अब इनके साथ जो है 2-1 और सवार साथी जो है चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब घोड़ा थक गया होगा इसलिए धीरे धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। ठीक है, लेखक को लगा कि हो सकता है कि ये अभी इतना दूर तक चढ़ाई किया इसलिए थक गया होगा, तो इस कारण से ऐसा कर रहा है, इसलिए वो मारना नहीं चाहते थे उसको। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। अब जो सुमति थे इसके मित्र, उनसे काफ़ी ज़्यादा ये पिछड़ गया।
और मैं दोनिक कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनिक कस्तों का मतलब होता है स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंतेज 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक जो घोड़े पर चलता था, यानी एक राजा कह सकते हैं उसको जो घोड़े पर चला करता था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, क्योंकि इतना धीरे चल रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या वो पीछे जा रहा है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कभी कभी कि कुछ बाइक या कुछ कार वगैरह जो इतना धीरे चलता है, पैदल चलने वाले लोग उससे आगे निकल जाते हैं। ट्रेन वगैरह या बस वगैरह में बैठते हैं तो लगता है कि जैसे हम लोग रुके हुए हैं और पेड़ पौधा नीचे पीछे चला जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, यानी थोड़ा सा जो है इसको मारते थे या जोर देने की कोशिश करते थे तो वह और धीरे धीरे चलने लगता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, अब रास्ता जो है दो जगह हो गया। जैसे हम लोग किसी सड़क पे जा रहे हैं, मेरा दोस्त जो है बाएं चल गया और वहाँ पे था दो रास्ता, एक बाएं गया एक दाएं गया। अब कंफ्यूज हो गए कि बाएं जाए या दाएं जाए, क्योंकि पीछे छूट गए थे, अनजान जगह पे जा रहे हैं। तो मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। अब बायां ये चले गए, जाना था इनको दायां। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, मील भर यानी कि करीब 3 से 6 किलोमीटर के दूर होंगे। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले, क्योंकि वो तो पहुंच चुके थे लंकोर। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, ठीक है। और इनके जो मित्र थे सुमति वो मंगोल थे, और उनका मुंह जो है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे वो हमेशा उनका मुंह जो है लाल हुआ करता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। अब जब वो गुस्से में थे तो एकदम टमाटर लग रहे होंगे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूं डाले। अब कंडा का मतलब होता है जो गोबर से हम लोग गोईठा बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो गोबर के गोईठे जो है फूं डाले, जला दिए। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। अब लेखक जो है वो देख रहे हैं कि अगला गुस्से में है, तो जब अगला गुस्से में हो तो हमें शांत भाव से ही जो है उनको जवाब देना चाहिए। तो इसलिए नरमी से पेश आए और जवाब दिए, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। अब मेरा क्या गलती, घोड़ा जो है धीरे चल रहा था तो मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। अच्छा हुआ कि हम जल्दी पहुंच गए ना, हमको तो लगा था कि घोड़ा जिस तरह से चल रहा है हम रात तक पहुंचते। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, ठीक है। अब इनको जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी वो ठंडे भी हो जाते थे। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, ठीक है। यजमान जो हम लोग कहते हैं, जो पंडित वगैरह होते हैं, तो वो जिनके यहाँ भी पूजा करवाने के लिए जाते हैं तो उनको यजमान कहते हैं। तो यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, क्योंकि सुमति जो थे वो पूजा पाठ वगैरह करवाया करते थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला, ठीक है। अब रात में जो है वो गर्मा गर्म थुक्पा मिला, और पहले क्या मिला, चाय सत्तू। और थुक्पा का मतलब होता है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। जैसे हम लोग देखते हैं कि घर में जो है रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिए, थोड़ा सा आलू डाल दिए और उसको डाल करके बनाते, तो उसी तरह से यहाँ भी थुक्पा जो है वो मूली, हड्डी और मांस के साथ बनाया गया था। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। और टापू किसको कहते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है और थोड़ा सा जमीन बीच में होता है, उसको कहते हैं हम लोग टापू। तो जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। तो जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी, ठीक है। उस पहाड़ी का नाम क्या है, तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, क्योंकि पूजा पाठ करवा रहा है। अभी देखते हैं हम लोग कि अपने ही घर आसपास में जो पंडित जात होते हैं तो उनका यजमान जो है जगह जगह पे होता है। तो इनके भी यजमान बहुत थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे।
अब कपड़े की पतली पतली चिरी, चिरी का मतलब होता है फाड़ी हुई, यानी जिसको चिथड़ा हम लोग बोल सकते हैं। और बत्तियों के गंडे, गंडा का मतलब होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई ताबीज वगैरह बना करके हमें देता है, तो उसी तरह से बोलेगा कि इसमें जो है मंत्र वगैरह फूंक दिए हैं, इसको एक काला कपड़ा में या लाल कपड़ा में जो है बांध करके पहन लीजिए। तो यहाँ पे भी जो है उसी तरह से हो रहा था कि पतली पतली चिरी यानी कपड़े को जो है फाड़ करके बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। और वह क्या करते थे, तो वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। सुमति, मैंने सोचा या तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, क्योंकि यजमान के यहाँ जाएंगे तो एक यजमान नहीं है, बहुत सारा यजमान है, तो सबको बांटते बांटते जो है वो हफ्ता भर लग जाएगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अब थोड़ा लेखक जो है उनको लालच दे रहे हैं कि एक काम करो, तुम जो है अपने आसपास के गांव में मत जाओ, जहां ठहरना है वहीं पे बांट देना। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंच करके कुछ रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया, क्योंकि पैसों का लालच देख करके कोई भी आ जाता है लालच में। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। भरिया का मतलब होता है भार वाहक, जिस कूली का काम करता हो, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। क्योंकि अक्सर जो हम लोग धूप में घूमते हैं तो सबसे पहला जो धूप होता है वो हमारे माथे पे पड़ता है, थोड़ा सा उसको ढक लेंगे तो फिर गर्मी जो है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। ठीक है, आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, यानी कि सूरज की ओर जो है हमारा मुंह है, ललाट धूप से जल रहा है। ललाट का मतलब होता है जिसको हम लोग फोरहेड कहते हैं, ये जहाँ पे हम लोग टीका वगैरह लगाते हैं। और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। क्यों? क्योंकि पसीने की वजह से हमारा जो पीठ है वो पूरा भीग चुका है, इसलिए वो बर्फ की तरह जो है महसूस हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। अब जब पहाड़ों पर हम लोग चलते हैं तो बहुत थकने के बाद नहीं चल पाते, तो हमें लाठी लेना पड़ता है। तो इन्होंने भी वही किया कि अपना अपना चीज जो है लाद लिए और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, और उनके जान पहचान के यानी यजमान जो थे वो तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। ठीक है, जागीरदार यानी जिनका जमीन वगैरह होता है, जिसको हम लोग जमींदार भी कह सकते हैं, तो उनमें बटा हुआ था। और इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। मठ यानी कि एक मंदिर के जैसा ही होता है, तो उनके हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अब अपनी अपनी जागीर यानी अपनी अपनी जमीनों में जो है जागीरदार कुछ खेती भी खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर जो है बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब होता है कि अगर वो उसके यहाँ काम करेगा तो उसके बदले में कुछ उसे मिल जाएगा। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है। अब खेती किस तरह से किया जा रहा है उसके लिए एक भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, यानी बहुत भले पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, यानी जब ये 5 साल पहले गए थे तो उस टाइम इनको जो है वो अच्छे खासे भेष पे गए थे, भिखमंगे के भेष में नहीं गए थे, इसलिए इनको कुछ ख्याल करने की जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित, यानी बुद्ध के द्वारा जो लिखा गया था उसका अनुवाद किया हुआ हस्तलिखित यानी हाथ के द्वारा लिखी गई 103 पोथियां रखी हुई थी, यानी 103 किताबें, ठीक है, रखी हुई थी। मेरा आसन
भी वहीं लगा। अब इन्होंने भी अपना आसन जो है वहीं लगा लिया, बैठ गए वहीं पे। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। और मोटा मोटा कागज़ में पहले लिखाता था, क्योंकि अभी तो पतला कागज़ आता है, प्रिंट आउट वगैरह भी हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हाथ से ही लिखा जाता था और बहुत मोटा मोटा कागज़ हुआ करता था। तो वह बड़े मोटे कागज़ पर अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी, यानी एक किताब जो लगभग 15-15 पेज था। सुमति ने फिर आस पास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर कहने का मतलब हो गया कि वो अब पुस्तकों को पढ़ने के पीछे लगे हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।